हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। आरआरबी जेई 2018 आरआरबी जेई 2018 में केवल जनरल साइंस के ही आपसे 1000 प्लस एमसीक्यूज पूछे गए थे और इस सीरीज में हम इन्हीं 1000 एमसीक्यूज को लगा रहे हैं। अब तक हम लोग 70 क्वेश्चन कर लिए थे, 71वें क्वेश्चन से आगे बढ़ना था। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ डैश एंड ग्लूकोज, यानी लैक्टोज किससे और ग्लूकोज से बना होता है। तो ये जो लैक्टोज है ये एक तरीके का मिल्क शुगर है, इसको हम लोग मिल्क शुगर कहते हैं। और ये डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड बोले तो जो दो मोनोसैकेराइड से मिलकर के बना होता है, जैसे आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, ये मोनोसैकेराइड्स हैं। तो इसमें ये जो लैक्टोज है ये आपका बनता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से, दो तरीके के मोनोसैकेराइड से। तो यहाँ पर आप देख लो, ग्लूकोज तो दिया हुआ था, केवल आपका ग्लैक्टोज नहीं दिया था, तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि ये जो लैक्टोज है इस कंपोज्ड ऑफ ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज। साथ ही साथ ये जो सुक्रोज है जिसको हम लोग टेबल शुगर कहते हैं, टेबल शुगर, राइट, ये या फिर कॉमन शुगर जिसको कहते हैं, ये भी डाइसैकेराइड है। तो ये भी दो यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड से मिलकर के बनेगा। किससे किससे? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। फ्रक्टोज हमको फलों से मिल जाता है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर के बनता है आपका टेबल शुगर, जिसको हम लोग सुक्रोज कहते हैं। और ये जो माल्टोज है ये भी आपका डाइसैकेराइड है, जो कि किससे बना होता है, ये दो यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज से मिलकर के बना होता है। तो ये ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो सुक्रोज था आपका, ये आपका ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बना। ये जो ग्लैक्टोज है, ये जो लैक्टोज था ये आपका ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर के बना। और जो माल्टोज है ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर के बना। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में दीजिएगा। आगे है, साउंड ट्रेवल्स इन अ मीडियम एज अ, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। साउंड ट्रेवल्स इन अ मीडियम एज अ, यानी ध्वनि एक माध्यम में किसके रूप में यात्रा करती है। अब ये जो साउंड है इसको ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत होगी, है ना। और वो मीडियम आपका एयर हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें जब इन मीडियम के पार्टिकल्स, चाहे वो एयर हो या सॉलिड हो, पास पास होते हैं तो इस रीजन को ऑब्वियसली हम लोग हाई डेंसिटी कहेंगे। और यहाँ पर हाई प्रेशर होता है और इसी को हम लोग कह देते हैं कंप्रेशन। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्रेशन। और जब मीडियम के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, जब साउंड ट्रेवल करता है तो उस एरिया को लो प्रेशर, लो डेंसिटी, और इसी को हम लोग रेरिफिकेशन कहते हैं, यानी विरलीकरण कहते हैं। तो जो साउंड ट्रेवल करता है मीडियम में, वो सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेरिफिकेशन यानी संपीड़न और विरलन की श्रृंखला में ट्रेवल करता है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ग्रुप डी में आरआरबी 2018 जो आपका आरआरसी जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था 2018 का, उसमें भी आपने देखा था, जो मैंने 3000 एमसीक्यूज की सीरीज कराई है, वहां पर हूबहू सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था और ऐसे दो तीन क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। और यहाँ भी आप देख लो, उसी साल 2018 में जब आरआरबी जेई का पेपर हुआ तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो मिलते जुलते हैं। तो आप जितने भी प्रीवियस ईयर के हैं क्वेश्चन, आप उनको जरूर लगाएं। आगे है, द रिएक्शन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये जो रिएक्शन है वो किसका एग्जाम्पल है। तो ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी में हूबहू एकदम एग्जैक्ट यही पूछा गया था और यहाँ भी पूछा है। मैंने आपको इसमें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का एक स्टोरी बताया था और मैंने बताया था जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, जैसे पहला जो एग्जांपल है आपका, इसमें जो H और Cl है, आप इसको बॉयफ्रेंड कह दो, इसको गर्लफ्रेंड। तो यहाँ पर अगर इनके बीच Mg को आप लाते हो, ठीक है, इसमें Mg को मिलाते हो, तो ये जो गर्लफ्रेंड है, जो क्लोरीन है, ये देखेगी कि Mg तो ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। यहाँ पर देखिए ये रिएक्टिविटी जो सीरीज है, इसमें हाइड्रोजन यहाँ पर है और जो मैग्नीशियम है वो ऊपर है, तो जो ऊपर के हैं वो ज्यादा रिएक्टिव है। अब ये जो मैग्नीशियम है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्लोरीन मैग्नीशियम के साथ चली जाएगी और बना लेगी MgCl2 और हाइड्रोजन बेचारा अकेले रह जाएगा। तो यहाँ पर क्लोरीन का डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसी को हम कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर कोई एक ऐसा होता है जो अकेला रह जाता है, जो कम रिएक्टिव होता है ना, जो ज्यादा बेहतर ये देखेगी क्लोरीन, तो उसके साथ जाएगी ना। अब ठीक ऐसे ही आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, लेकिन इसमें ये वाला दुख नहीं था कि कोई अकेला रह जाएगा। इसमें सिंपली आयनों का एक्सचेंज होता है, जैसे Na2 प्लस है यहाँ पर, है ना, और SO4 2 माइनस है और Ba2 प्लस है और Cl माइनस है। तो ये जो आयंस है, जिसमें जो पॉजिटिव आयंस है, यानी यहाँ भी आप मान लो जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, यहाँ पर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो ये पहले से ही रह रहे थे, लेकिन जब इनको रिएक्ट कराया गया तो जो इसका बॉयफ्रेंड है ये इसकी गर्लफ्रेंड के साथ और इसकी जो गर्लफ्रेंड है वो इसके बॉयफ्रेंड के साथ चली गई, है ना। और सिंपली आयनों का एक्सचेंज हो गया, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, तो ये बना लिए BaSO4 और NaCl। तो इसी को हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पहला, क्योंकि हमसे पूछा था इस सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का जो रिएक्शन है वो किसका एग्जाम्पल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का।
आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द काज ऑफ रिंगवॉर्म, इनमें से कौन सा दाद का कारण है। दाद, खाद, खुजली, ये जितने भी कारण होते हैं किसके, ये फंगल डिजीज हैं। तो फंगस से होने वाले रोग हैं, यानी कवक से होने वाले रोग हैं। और स्पेशली अगर दांत की बात की जाए यानी रिंगवॉर्म की, तो इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है माइक्रोस्पॉर्म फंगस। ये आप ध्यान देना, ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है। माइक्रोस्पॉर्म फंगस ये कारण होता है रिंगवॉर्म का। आगे है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी इसके प्रोपोर्शनल होता है, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि गतिज ऊर्जा इसकी बढ़ जाएगी। आगे है एन एक्वस सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू, एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। यानी एक एक्वस सोल्यूशन है जो कि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, तो हमको क्या मिलाना चाहिए इसमें एक्सेस अमाउंट में जिससे ये उल्टा हो जाए, यानी ब्लू लिटमस को ये रेड में कन्वर्ट कर दे। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था 3000 एमसीक्यूज की सीरीज में कि नीला अंबर, आप ऐसे लिख लो नीला अंबर, है ना। तो आपको ये ध्यान में रहेगा कि नी फॉर नीला और ला फॉर लाल, यानी जब भी लिटमस पेपर नीले से लाल में कन्वर्ट होता है तो ये सॉल्यूशन एसिडिक होता है। एसिडिक बोले तो अम्ल, अंबर से मैंने बताया था अम्ल, है ना। तो जब नीले से लाल में लिटमस पेपर कन्वर्ट होता है तो ये अम्ल होता है, अम्ल का सॉल्यूशन होता है। और वहीं अगर ये क्षार हुआ तो ठीक उल्टा हो जाएगा। तो आप देख लो यहाँ पर रेड से ब्लू में यानी लाल से नीले में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ठीक उल्टा है। तो ये आपका बेसिक सॉल्यूशन है, यानी ये क्षारीय सॉल्यूशन है। अब इसमें हम क्या मिलाएं एक्सेस अमाउंट में जिससे ठीक उल्टा हो जाए, यानी ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाए, नीले से लाल में। तो हमको तो एसिडिक बनाना है, तो एसिडिक बनाने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में हमको एसिड मिलाना होगा। तो देख लो कहाँ एसिड है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर हम एक्सेस अमाउंट में ऐड करें तो ये जो प्रोसेस था वो चेंज हो जाएगा, यानी ब्लू से रेड में कन्वर्ट होने लगेगा लिटमस पेपर, राइट। और इस ट्रिक को आप ध्यान में रखना, ये बहुत काम की चीज है, आपको हमेशा याद दिलाएगा। आगे है व्हाट कॉज डिकम्पोज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी कार्बनिक पदार्थों के अपघटन का कारक क्या है। तो सिंपली बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया होते हैं जो आपके ऑर्गेनिक मैटर हैं, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो भी आप वेस्ट वगैरह फेंक देते हो, कूड़ा कचरा, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। इनको सिंपल फॉर्म में ये ब्रेक कर देते हैं, है ना। सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में ये ब्रेक कर देते हैं जिससे आपका खाद वगैरह बन जाता है ना। तो बैक्टीरिया हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑल मासेस इन द यूनिवर्स स्पेशली द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ्स मास फॉर बॉडीज नियर इट्स सरफेस इज कॉल्ड। तो इसको सिंपली हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हैं। हालांकि यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑप्शन देना चाहिए था क्योंकि ये स्पेशली अर्थ की बात किया है। और आप ध्यान दीजिएगा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसको हिंदी में गुरुत्व बल कहते हैं, ये दोनों अलग अलग चीज है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ये जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स आप देख रहे हो ना, क्या अलग अलग चीज है ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स बोले तो जो दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जबकि जब पृथ्वी और किसी ऑब्जेक्ट के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो तो इसको हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। लेकिन अब इस ऑप्शंस के हिसाब से हम इस अर्थ को, ये अगर अर्थ है, इस अर्थ को भी कोई एक ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करें, ये भी तो एक ऑब्जेक्ट ही है। तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाले फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हैं। इस वजह से ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज फोर्स ऑफ ग्रेविटी जब भी बोले तो आप समझ जाओ कि स्पेशली अर्थ की बात कर रहा है कि अर्थ से कोई भी ऑब्जेक्ट अट्रैक्टेड है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ, यानी कांस्य किसका मिश्र धातु है। तो ये है कॉपर एंड टीन का, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तांबा और टीन, यानी एस एन प्लस कॉपर, ठीक है, कॉपर एंड टीन का। आगे है व्हाट इज रिड्यूस्ड बाय अ ल्यूब्रिकेंट, यानी स्नेहक द्वारा क्या कम किया जाता है। ल्यूब्रिकेंट बोले तो जो भी हम मशीनों में ऑयल यूज करते हैं या फिर ग्रीस यूज करते हैं ना, ताकि ये जो मशीनें हैं वो स्मूथ चल सकें, क्योंकि उनमें फ्रिक्शन आ गया होता है, उनको कम करने के लिए ही हम ये ऑयल या फिर ग्रीस यूज करते हैं जिनको ल्यूब्रिकेंट बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द इंटरलॉकिंग ऑफ द इरेगुलरिटीज ऑफ द सर्फेसेस, यानी सतहों की अनियमितताओं का अंत करने के लिए हम ल्यूब्रिकेंट का यूज करते हैं। आगे है व्हाट इज द वैली, यानी लोएस्ट पोर्शन ऑफ अ साउंड वेव कॉल्ड। तो साउंड वेव ये रहा आपका, और इस साउंड वेव में अगर ये आपका एक साउंड वेव है तो इसमें जो आपका अपर वाला पार्ट होता है इसको हम लोग क्रेस्ट कहते हैं,
और जो लोअर पार्ट होता है इसको हम लोग ट्रफ कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका ट्रफ करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमसे सबसे निचला भाग पूछा था। और यहाँ पर जो दो लगातार क्रस्ट हैं, ठीक है, जितने भी आपको ये अपर पार्ट देख रहे हैं ये क्रस्ट हैं, तो दो लगातार क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, राइट। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो क्रस्ट है और ये जो ट्रफ है, इनके बीच का ये जो गैप है इसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं, राइट। इसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखना। यहाँ पर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी में ट्रफ को गर्त कहते हैं। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में जब आप ग्रुप वाइज नीचे जाते हो किसी ग्रुप में, तो इनमें से क्या क्या चीजें नहीं बढ़ती हैं। जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो बढ़ता है, जितना आप ग्रुप में नीचे जाओगे एलिमेंट्स की जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है वो बढ़ेगी। एटॉमिक रेडियस ऑब्वियसली बढ़ेगा क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है नीचे जाते समय। अब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। आप देख लो, नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ेंगे, एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा, मेटेलिक कैरेक्टर सब बढ़ रहा है। लेकिन जो नहीं बढ़ेगा वो है आपका वैलेंसी यानी संयोजकता। मैंने आपको शायद पिछली वीडियो में कराया था हली ना करब सच पर। पहला जो आपका ग्रुप है इसमें आप कोई सा भी उठा लो, सोडियम जैसे 11 है तो 2, 8, 10 और 1 11 इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वही वैलेंसी को बताता है, तो इसकी जो संयोजकता है वो 1 हो जाएगी। और वो ग्रुप में आप नीचे जाओगे तो नहीं चेंज होगी, सबकी वैलेंसी 1 ही होगी। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन सेलेस्टियल बॉडीज। यानी खगोलीय पिंडों के बीच बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए जो इकाई हम यूज करते हैं, जो यूनिट हम यूज करते हैं वो आपका सिंपली लाइट ईयर्स यानी प्रकाश वर्ष है। आपको पता होगा प्रकाश वर्ष ये दूरी मापने की इकाई है। व्हाई डज dispersion occurs when white light which is a mixture of 7 colors passes through a glass prism। तो जब सफेद प्रकाश जो कि 7 रंगों का मिश्रण है ये कांच के प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो विक्षेपण क्यों होता है? क्योंकि जो व्हाइट लाइट है, जो व्हाइट लाइट है इसमें जो 7 कलर हैं उनकी जो स्पीड होती है, उनकी जो चाल होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। अब डिफरेंट होने की वजह से ये ऑब्वियसली इस प्रिज्म में आने की वजह से इनका मीडियम चेंज होगा, तो ये नीचे की तरफ बेंड होंगी और इनकी चाल अलग अलग होंगी, और चाल अलग अलग होने की वजह से इनका विक्षेपण होता है। और ध्यान देना कि सबसे जो नीचे होता है वो वायलेट कलर होता है यानी बैगनी, और सबसे ऊपर रेड कलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 कलर ऑफ व्हाइट लाइट ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड्स थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। आगे है विच ऑफ दीज इज नॉट अ ब्लड ग्रुप। इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है? तो इतना आसान सवाल कौन पूछता है? डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सी हमारा ये ब्लड ग्रुप नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज स्टेट दैट इलेक्ट्रिक करंट आई flowing through a metallic wire is directly proportional to the potential difference V across its end provided its temperature remain constant। इतना बड़ा सा लिखा है बट जो आंसर है आपका ओम्स लॉ, जिसमें बताता है ये कि I प्रोपोर्शनल टू V और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। सो I इज इक्वल्स टू V बाई R, लेकिन कंडीशन ये है कि टेम्परेचर हमारा यहाँ पर कांस्टेंट होना चाहिए। आगे है विच ऑफ दीज इज अ ट्रेस एलिमेंट, यानी इनमें से कौन सा एक लेस तत्व है? ट्रेस एलिमेंट बोले तो जो माइक्रो मिनरल्स होते हैं, माइक्रो मिनरल्स, ठीक है। और एक होते हैं मैक्रो मिनरल्स, मैक्रो मिनरल्स जो हमको ज्यादा अमाउंट में चाहिए, ठीक है। ज्यादा अमाउंट में जैसे पोटेशियम हो गया, आपका सोडियम हो गया, मैग्नीशियम या फिर ऑक्सीजन भी हो गया, कार्बन भी हो गया। तो ये सब मैक्रो मिनरल्स के एग्जाम्पल्स हैं जो ज्यादा अमाउंट में जिनकी नीड होती है। माइक्रो मिनरल्स जिनकी जो हमें कम अमाउंट में चाहिए होता है, जैसे आपका मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से मैग्नीज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि एक ट्रेस एलिमेंट है या फिर माइक्रो मिनरल है। आगे है विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाई आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस टू कंट्रोल डायबिटीज मेलिटस। ये डायबिटीज मेलिटस इसका पूरा नाम होता है डायबिटीज का। तो डायबिटीज मेलिटस को नियंत्रित करने के लिए लैंगरहैंस कोशिका गुच्छ द्वारा किस हार्मोन का उत्पादन किया जाता है? तो काफी आसान सा सवाल है। इसी सवाल को घुमा फिरा करके दूसरे शिफ्ट में पूछा गया था। तो ये इंसुलिन को सिक्रेट करते हैं, ठीक है। ये पेनक्रियाज का हिस्सा होता है जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, और इसमें भी जो बीटा सेल होता है ये सिक्रेट करता है इंसुलिन को, जो डायबिटीज को कंट्रोल करता है, बेसिकली ग्लूकोज को ग्लूकागन में कन्वर्ट करता है। आगे है विच एलिमेंट इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल।
तो कितना आसान सा सवाल है ये, हाइड्रोजन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर? अब स्फेरिकल मिरर का जो कॉन्सेप्ट है, चाहे वो कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, तो यहाँ पर हमेशा आप देखोगे ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसका कॉन्सेप्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है द नेगेटिवली चार्ज आयन इज नोन एज। जो ऋणात्मक आवेशित आयन होता है इसको किसके रूप में जाना जाता है? तो हिंदी में तो आप आराम से बता लोगे, ऋण आयन यानी एनायन के रूप में जाना जाता है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आसान आसान से सवाल थे। एसिडिक सोल्यूशन इन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे प्रोड्यूस। तो जल में जो अम्लीय विलयन होते हैं ये विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। क्योंकि जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है, और एसिडिक का मतलब होता है जो H प्लस कंसंट्रेशन जो ज़्यादा रखते हैं। और यहीं पर अगर बेसिक होता, क्षार होता, तो OH माइनस आयन ये देता ज़्यादा। तो एसिडिक के केस में हम बताएंगे कि हाइड्रोजन आयन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट करती है। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि बोर्स ऑर्बिट आर कॉल्ड स्टेशनरी बिकॉज, यानी बोर की कक्षाओं को स्थिर कहा जाता है क्यों? क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनों में निश्चित ऊर्जा होती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स इन देम हैव फिक्स्ड एनर्जी। ये जो मॉडल दिया था एटम का वो दिया गया था नील्स बोर के द्वारा, ठीक है, नील्स बोर के द्वारा। और ये रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसका मॉडिफिकेशन था। इन्होंने कहा कि कोई भी एटम है उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, जिस सर्कुलर पाथ में ये रिवॉल्व कर रहे हैं उसको हम लोग शेल कहते हैं। और इस सेल के अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं जिसको KLM यानी 1 2 3 इन नंबर से दर्शाया जाता है, जिनको क्वांटम नंबर कहते हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी जो एनर्जी है वो फिक्स होती है। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ मूव करें, ठीक है, लोअर एनर्जी की तरफ मूव करें, तो ये एनर्जी को इलेक्ट्रॉन्स जो है ये एनर्जी को लूज करती हैं। और यही जो इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी फिक्स है, लेकिन अगर ये लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ मूव करें तो ये एनर्जी को गेन करते हैं, राइट। ये इन्होंने अपने मॉडल में दिया था। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जो बोर की कक्षाएं हैं इनको स्थिर कहा जाता है क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। आगे है विच ऑफ दीज इज यूज्ड टू ब्रेक द सर्किट और टू क्लोज द इलेक्ट्रिक सर्किट। कितना आसान सा सवाल है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करने के लिए हम स्विच का यूज करते हैं। विच एसिड इज प्रेजेंट इन शावर मिल्क, यानी खट्टे दूध में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो ये होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड हमारे शरीर में भी बनता है जिसकी वजह से हमको थकान महसूस होती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान देना। बाकी ये खट्टे दूध में भी मौजूद होता है। बाकी कुछ और हैं, विनेगर जिसको सिरका कहते हैं, इसमें एसिडिक एसिड होता है। एप्पल में मैलिक एसिड, मिल्क में लैक्टिक एसिड अभी आपने देखा, आंट में फॉर्मिक एसिड, और ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड, टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड, और लेमन में सिट्रिक एसिड मौजूद होता है। आगे है द पीएच वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14 रिप्रेजेंट्स अ, यानी पीएच वैल्यू जो है वो 7 से 14 की तरफ अगर जा रहा है तो ये रिप्रेजेंट करता है OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि, यानी इंक्रीज इन OH आयन कंसंट्रेशन। और यहीं पर अगर 7 से कम हो रहा होता है ना, 5 4 3 2, तो ये बताता H प्लस जो आयन है इसके कंसंट्रेशन में वृद्धि यानी इंक्रीमेंट। तो ये एसिड का केस हो गया, और ये 7 से 14 बेस का केस हो गया यानी क्षार का केस हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है विच एजेंट प्रोड्यूसेस अ लोकल आर जनरल लॉस ऑफ सेंसेशन। तो ये आपका होता है एनेस्थेटिक एजेंट। आपने सुना भी होगा या जानते भी होंगे कि जब ऑपरेशन वगैरह किया जाता है तो एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो इसमें आपका एनेस्थेटिक ड्रग होता है जो क्या करता है कि आपके नर्व्स को ब्लॉक कर देता है, जो किसी आपके बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट से ब्रेन को कनेक्ट करता है। अब ये नर्व से ब्लॉक हो जाएगा तो कोई सिग्नल आपके बॉडी पार्ट से ब्रेन तक जाएगा ही नहीं, नहीं आपको पता चलेगा कि आपके बॉडी में कहीं कटपिट हो रहा है, तो आपको किसी दर्द का अनुभव नहीं होगा। तो एनेस्थेटिक ड्रग या एनेस्थेटिक एजेंट का यूज किया जाता है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ द एलिमेंट्स वेयर अरेंज्ड इन द पीरियोडिक टेबल इन द ऑर्डर ऑफ। तो काफी आसान सवाल, बट ध्यान दीजिएगा जल्दी जल्दी में आप इसको एटॉमिक नंबर के आधार पर मत कर दीजिएगा। ये आपका होता है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर, क्योंकि ये आपका मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है। जो एटॉमिक नंबर पर है वो आपका मोजले का पीरियोडिक टेबल था, जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। हालांकि मोजले साहब कोई अपना अलग से पीरियोडिक टेबल नहीं दिए थे, यही पीरियोडिक टेबल था मेंडलीव का ही, बस उन्होंने इसको अरेंज कर दिया था, एक तरीके से एडिट कर दिया था एटॉमिक नंबर के बेसिस पर। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है पुरकिंजे फाइबर्स आर स्पेशलाइज्ड, यानी पुरकिंजे तंतु विशिष्ट गैस हैं किसके?
तो ये हृदय में पेशी तंतु है, ये जो पुरकिंजे तंतु है ये हमारे हार्ट में एक पेशी तंतु है यानी मसल है, राइट, जो कि हमारे हार्ट के पल्स को गति करने में मदद करती है। सो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस काज एसिड रेन अलॉन्ग विथ सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड तो आपको दे ही दिया, इवन कार्बन मोनोऑक्साइड भी दे दिया, जो बचा आपका वह है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये कारण होते हैं एसिड रेन के। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चूंकि ये एसिडिक हैं तो इनका पीएच वैल्यू 7 से कम होगा। कितना होता है ये आप ध्यान में रखिएगा, लगभग 4। जो पीएच वैल्यू होती है वो लगभग 4 होती है। और इससे कौन सा रोग होता है, एसिड रेन की वजह से अस्थमा होने का खतरा ज्यादा होता है, ठीक है, अस्थमा। आगे है सिट्रस फ्रूट्स आर कंसिडर्ड अ रिच सोर्स ऑफ, यानी खट्टे फलों को किसका एक समृद्ध स्रोत माना जाता है, तो विटामिन सी का। आगे है बाय हुम वाज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल गिवन। तो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये मोजले के द्वारा दिया गया था। पहला ऑप्शन करेक्ट है। ड्यूरिंग सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस के समायोजन के दौरान इनमें से क्या होता है। सेटिंग बोले तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर हो जाता है ना, ठोस हो जाता है, तब क्या होता है ऐसे केस में। तो पहले तो आप ये जानो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है कैसे बनता है। तो जो प्योर जिप्सम होता है जिसको हम लोग CaSO4.2H2O, यानी ये आपका कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है, जब इसको हम गर्म करते हैं हाई टेम्परेचर पर तो इससे 3/4 जब पानी निकल जाता है तो बचता है आपका CaSO4.12H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये बचता है। इसी को हम लोग कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये पाउडर के फॉर्म में होता है। जब पाउडर के फॉर्म में होता है, जब इस पे हम पानी डालते हैं तब आप देखोगे कुछ ही देर में ये कठोर हो जाता है। तो जब हम इस पे पानी डालते हैं तो इससे हीट भी लिबरेट होती है, यानी उष्मा भी मुक्त होती है। साथ ही साथ ये इसका जो मास है वो भी एक्सपांड होता है। देखे भी हो कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है पाउडर के फॉर्म में, जब आप उस पर पानी डालोगे तो ऑब्वियसली जो उसका मास है वो बढ़ेगा। एक तरीके से आप पूरा मॉलिक्यूलर मास देख लो तो वो बढ़ेगा पानी डालने से। तभी तो आप अपने घरों को या दीवालों को आसानी से प्लास्टर कर पाते हो, या फिर कहीं भी होल है उसको भर पाते हो, है ना। तो उसका मास भी एक्सपेंड करेगा और हीट भी लिबरेट होगा। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये फार्मूला ध्यान में रखिएगा, ये आपका था जिप्सम और ये आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4.12H2O। आगे है अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर इन विच द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम इज नोन एज। तो इसे हम लोग कहते हैं सस्पेंशन यानी निलंबन, ठीक है। यानी यहाँ पर ये आपका हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं जिसको आप मिलाए रहते हो उनको हम नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। ये सॉल्यूशन में ऐसे सस्पेंडेड रहते हैं यानी निलंबित रहते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन यानी कि निलंबन कहते हैं। आगे है द नंबर ऑफ एटम्स आर मॉलिक्यूल्स आर आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड, यानी किसी पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या को हम क्या कहते हैं। तो देखिए परमाणुओं कह लीजिए या अणुओं कह लीजिए या फिर आयनों कह लीजिए, 1 मोल में अगर हम देखते हैं 1 मोल में तो इनका जो नंबर होता है वो फिक्स होता है। कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, लेकिन इतना फिक्स होता है कि इतने ही एटम होंगे, एटम या इतने ही मॉलिक्यूल होंगे, राइट, और इतने ही आप कह लो आयन होंगे। तो ये फिक्स होता है, जैसे 1 डजन में फिक्स होता है ना, 1 डजन में कि 12 चीजें ही होती हैं, चाहे वो आपका केला हो, चाहे वो आपका सेब हो, चाहे वो आम हो, कुछ भी हो, 1 डजन में वो फिक्स होता है कि 12 चीजें ही होंगी। वैसे ही 1 मोल में फिक्स होता है कि इतने एटम्स होंगे या इतने मॉलिक्यूल्स या इतने आयंस होंगे, और इसे हम लोग कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। सो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, एवोगाड्रो संख्या। तो ये रहे आज के क्वेश्चंस। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो जरूर इसको लाइक करा करिए, चैनल को सब्सक्राइब किया करिए और इसे शेयर करा करिए, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।